अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अंदर की खबर के साथ मैं हूं अनम नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सैयद शहरियार अहमद और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार खादिम अली मांडला साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, और आज हम बात करेंगे लाहौर अनारकली धमाके और इस्लामाबाद में होने वाली पुलिस एहलकार पर फायरिंग के हवाले से, और इसी के साथ हम बात करेंगे नूर मुकादम कातिल केस पर बात करेंगे और बात करेंगे साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम पर जो फर्द जुर्म आयद हुआ है उस हवाले से बात कर लेंगे, और बात करेंगे सोशल मीडिया पर जो बात शुरू हुई है सदारती निज़ाम के हवाले से उस हवाले से भी बात करेंगे, और इसके अलावा सी पैक के हवाले से भी हम मुख्तसरन जायज़ा लेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सैयद शहरियार अहमद से कि बताइएगा जो लाहौर में मामला हुआ है अनारकली बाजार में जो धमाका हुआ है उस हवाले से बताइएगा, क्या दोबारा दहशतगर्दी जो है वो शुरू हो गई है, इस हवाले से बताइएगा शहरियार साहब। जी बहुत शुक्रिया अनम। हाँ, दहशतगर्दी के जो है वाक़यात इक्का दुक्का पाकिस्तान में शुरू हो गए हैं और उसकी एक बुनियादी वजह है कि इसके जो खुर्रे वो मिलते हैं अफ़गानिस्तान में जब ये 30 अगस्त पिछले साल तालिबान की हुकूमत आई है तो उसके बाद जो लोग उससे हमदर्दी रखते थे, दहशतगर्द तंजीमें जो पाकिस्तान में कारदम हो चुकी हैं और जिन्हें बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया गया था, और हमारी लॉ एनफोर्समेंट का एजेंसीज़ ने और हमारी मुसल्लह अफवाज ने उनको नीस्त व नाबूद किया जनूबी वज़ीरिस्तान में, पाकिस्तान भर में, पंजाब में, जहाँ जहाँ उनकी हाइड आउट्स थी। लेकिन अफ़गानिस्तान में हुकूमत आई है तालिबान की, तो यहाँ जो उनके जो स्लीपिंग सेल्स थे, जो उनके नज़रियाती हामी थे, उन्होंने भी अब पाकिस्तान में थोड़ी बहुत इस किस्म की कदुका कार्रवाइयाँ करनी शुरू कर दी हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी पुलिस, हमारी रेंजर्स, हमारे वो जितने भी इदारे हैं और वज़ारत दाखिला ख़ास तौर पर ये बहुत ही अच्छे तरीके से उनको हैंडल कर रही है और उन्हें पकड़ रही है, उन्हें मार रही है। लेकिन ये वाक़यात जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से हैं ये उसी की कड़ी है जो कल अनारकली के इलाके उसका एरिया में आता है, लोहारी गेट, उसमें जो एक धमाका हुआ उसमें एक बच्चे समेत 3 लोग शहीद हो गए, 29 ज़ख्मी हैं और 4 की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अब ये हमें ये देखना ये है कि ये इनकी सपोर्ट जो है वो सिर्फ यहाँ पे उनके अपने जो ग्रुप के लोग हैं वही नहीं, इन्हें बैनुल अक़वामी तौर पर भी मदद मिलती है। बहुत सारे जो पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक हैं, ख़ास तौर पर इंडिया, इसराइल हो गया, और जो हमारे दोस्तनुमा दुश्मन होते हैं वो भी होते हैं इस माशरे में, इस दुनिया में जो आपके दोस्तनुमा दुश्मन होते हैं। अमेरिका हमारा दोस्तनुमा दुश्मन है क्योंकि उसने हमेशा हमें जो है नुकसान पहुंचाया है। 71 की जंग हो या ये रशिया के साथ जंग हो, ईरान इराक जंग हो, ये डबल गेमें खेलते हैं और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त चीज़ें जो बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाने वाली हैं और जो जा रही हैं, जैसे सी पैक हो गया, सी पैक को डिस्टर्ब करने के लिए देखें, जब भी आप किसी मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करते हैं दहशतगर्दी से और लोगों और या माशी बहरान आता है तो उससे जो सरमायाकारी है वो सबसे पहले मुतासिर होती है। बैनुल अक़वामी सरमायाकार, इंडिविजुअल और कंपनियां और मालिक तभी वहाँ इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं जब वहाँ पे सुकून हो, अंदरूनी और दाखिली अमन और सुकून हो। और दूसरे जो कंसोर्शियम्स हैं, जो बैंक हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये भी आपको तभी कर्जा देते हैं, तभी आपकी इमदाद करते हैं जब आपके मुल्क में अमन और सुकून हो। लेकिन ये जो तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इन्होंने ऐसे कुछ वाक़यात किए और टारगेट किलिंग का भी हम जिक्र कर रहे थे। कुछ ऐसे इस्लामाबाद जैसे शहर में एक सिपाही को उन्होंने टारगेट करके मारा, उससे पहले भी ऐसे वाक़यात हुए। तो इसकी जो ज़िम्मेदारी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिस तरह के यहाँ पे हमें जो चैलेंज दरपेश हैं, अब वो इस वक्त ना सिर्फ मुआशी चैलेंज ही नहीं है ना, हमें सियासी चैलेंज ही नहीं है, हमें गुड गवर्नेंस का चैलेंज ही नहीं है, ये दहशतगर्दी का चैलेंज भी है। अब हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि यही वो इश्यूज़ हैं जिसको FATF जो है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसने कुछ 24 गालबन शर्तें रखी थी जिनमें ये तंजीमें भी शामिल हैं। इनको कहाँ से फंडिंग आती है, ये कैसे ऑपरेट होती हैं, कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है, ये सब कुछ जो है नज़र में है हमारी एजेंसियों की। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बयान दिया कि अभी इसका एक खदशा है। 5 शहर हैं, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, जहाँ जिनको हाई अलर्ट किया गया है। लेकिन अभी दुख और अफसोस की बात ये मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें आवाम को भी ज़रा इनको एतमाद में लेना चाहिए, क्योंकि हमें शुरू से यही बताया गया कि तमाम नेशनल एक्शन प्लान जो था
राही शरीफ के दौर में 2015 में गालिबन जो बना था, उससे दहशतगर्द तंजीमें जो है ज़रब अज़ब और दूसरे जो एक्शन किए गए थे उससे ये ख़त्म हो गई, और ये कहा गया कि ये सब ख़त्म है, पाकिस्तान में दाइश भी नहीं है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी नहीं है। लेकिन 2 महीने पहले ये खबर पढ़ने को मिली कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जंग बंदी का मुआहदा ख़त्म कर दिया है। अब आवाम को इस बात का नहीं पता कि मुसल्लह अफवाज जिनसे जंग बंदी का मुआहदा कर रही हैं, वज़ारत दाखिला कर रही है, हुक्मरान कर रहे हैं, कौन कर रहा है, और फिर उन्होंने कहा कि अब हम जंग बंदी जो है वो तोड़ते हैं। तो इस किस्म के इशू जो है अभी फिर उनकी तरफ से ऐसी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ बहुत ही मजबूती के साथ और बड़े जिगरे के साथ अब हमें इसका मुकाबला करना पड़ेगा। जी मांडा साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे बताइएगा जो कलअदम तंजीम है बलोच आर्मी, उसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है इस हमले की, तो आप क्या समझते हैं हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए इनके खिलाफ और क्या एक्शन लेना चाहिए जब उन्होंने जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है इस वाक़ये की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनम। सबसे पहले तो जो जवान हमारे शहीद हुए हैं इस हमले में, और इस्लामाबाद पुलिस का जवान मनव्वर, उनके घर वालों से जो है ना इज़हार हमदर्दी और उनके लिए दुआएं कि अल्लाह पाक जो है उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। तो जहाँ तक तल्लक है दहशत गर्दी का, तो मेरा ख्याल है कि 9/11 के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई मुल्क मुतासर हुआ है दहशत गर्दी से तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान है, उसके अलावा कोई नहीं। सही कि हमने 80,000 से ज़ायद जानों के नजराने इस दहशत गर्दी की जंग में जो है वो दी है, और कई बिलियन जो है वो हमारी जो मशत है उसका बट्ठा बैठा है इसके पीछे। और जहाँ तक ज़िम्मेदारियों का कबूल है कि कौन सी पार्टी उसको ज़िम्मेदारी BLA करती है या TTP करती है या कौन सा ग्रुप उसको जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करती है, तो मेरा ख्याल ये आज नई बात नहीं है। लेकिन हमारे लिए जो बात है कि हम इस जंग के लिए, मेरा ख्याल है कि सवाए मिलिट्री फोर्सेस के जिन्होंने प्रैक्टिकली एक एक दिन में कई धमाके होते थे उसका किला कमा किया, फिर ऑपरेशन राह नजात, ऑपरेशन ज़रब अज़ब, फिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद, कितने ऑपरेशन हुए। और मैं कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि ये तमाम ऑपरेशनों के साथ ऑपरेशन जो है वो रद्दुल गद्दार जो है वो पाकिस्तान में शुरू किया जाए, क्योंकि जो भी धमाका होता है, ठीक है किसी की जिम्मेदारी TTP लेती है, किसी की जिम्मेदारी BLA लेता है, लेकिन उनके फैसिलिटेटर, उनके सहूलतकार इस वतन अजीज़ में है। और हमारे जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, अदारे हैं, पुलिस है, रेंजर है, नेवीज़ है, और ज़ाती तौर के ऊपर जितने पाकिस्तानी हैं, इस दहशत गर्दी की जंग के लिए मेंटली और फिज़िकली तैयार रहे। उसकी वजह यह है कि अगर कराची में धमाका होता है तो वो बारूद, वो असला, वो बम किस रास्ते से वहाँ पहुँचता है। अगर लाहौर में धमाका होता है तो वो किन किन चेक पोस्टों से होकर गुजरता है, किन किन रूट्स को जो है वो फॉलो करता है। क्या उन चेक पोस्टों के ऊपर पोस्टें मौजूद नहीं है? क्या वहाँ पुलिस, लेवीज और रेंजर मौजूद नहीं है? क्या वहाँ मिलिट्री के अदारे मौजूद नहीं है? आपने स्कोर करना है। जब आप स्कोर नहीं करेंगे, और जिस तरीके से हमारे मुल्क का एक निज़ाम है कि बड़ी गाड़ी को कोई रोकता नहीं है, मोटरसाइकिल वाले की जो है वो जान निकाल देते हैं कि आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना, आप अपने कपड़ों की तलाशी दें। और बड़े बड़े माफियाज जिन्होंने ख़रीदा होता है पूरा निज़ाम, उनकी गाड़ियों में बारूद भी जो है वो कैरी होकर जाता है, बंदूकें भी कैरी होकर जाती हैं, स्मगलर भी कैरी होकर जाते हैं। तो मेरा ख्याल है अभी इस निज़ाम को अगर आप देखें तो ये सवालिया निशान है कि अभी जो हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई तो उसने सारा निज़ाम खोला। तो ये यानी कि दहशतगर्द उनको जमानतें बाहर घूम रहे हैं। मुझे बताएं कि पुलिस की पोल खुल गई कि करप्शन में नंबर 1 के ऊपर जिन्होंने तोहफ़्ज़ देना है। मुझे एक बात बताएं कि ये लोगों को पढ़ाने समझाने की ज़रूरत है कि फोर्सेस का बंदा हो या बगैर फोर्सेस के बंदा हो, बंदा पाकिस्तानी है, उसकी जान, उसका खून हर बंदे का एक जैसा है, और उसके वालिदैन को दर्द उतना ही है जितना फोर्सेस वाले को है। लेकिन वहाँ ड्यूटी देने वाले लोग, वो किसी भी फोर्सेस के उनका ताल्लुक क्यों नहीं है, वो अपनी पूरी ड्यूटी दे, कतन माल के लिए, पैसे के लिए
अपने आप को ना बेचें, वही बारूद आपके भाई की मौत का सबब बन सकता है, आपके अजीज़ व अकारब की मौत का सबब बनता है। अगर ये ड्यूटी देने वाले ये तमाम अदारे अगर अपनी सही ईमानदारी से आपने फ़राइज़ अंजाम दें तो मेरा ख्याल कतन वो बारूद पहुँचेगा ही नहीं, ना लाहौर पहुँचेगा, ना इस्लामाबाद पहुँचेगा, ना कराची पहुँचेगा, ना कोयटा पहुँचेगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें तैयार रहना चाहिए। और जैसे अभी ये TTP के साथ मुआहदा किया था, तो मुआहदा तो मेरा ख्याल 9 दिसंबर का ख़त्म हो चुका है। तो उसके बाद जब उन्होंने ऐलान भी कर दिया तो क्या ये दूसरे धमाके और हमले का इंतज़ार करते हैं हमारे अदारे और हुकूमतें कि भाई कोई धमाका होगा, किसी की जान जाएगी तो हम अलर्ट जारी करेंगे, हम जो है को स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो तश्कील देंगे, हम ड्यूटीज़ को सख्त करेंगे। भाई आप हम वक्त तैयारी रखें, दुश्मन कभी गाफल नहीं होता है, ना उसको गाफल समझना चाहिए, ना उससे गाफल होना चाहिए। वो हर वक्त हमले करने के लिए तैयार रहता है और हमें अपने दिफा में और उसके जवाब के लिए तैयार रहना। बिल्कुल बिल्कुल सही। शहरयार आपकी तरफ आती हूँ, आपको नहीं लगता कि अब हुक्मरानों को अपनी अंदरूनी रंजिशें भुलाकर मुल्क और हुकूमत जो है अपने मुल्क को चलाने के लिए इन जो तमाम जो अनासिर हैं इनके खिलाफ मिलकर काम करना चाहिए जी, इस हवाले ना कि हुकूमत मौजूदा हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए जो है सिर्फ बयानबाजी करनी चाहिए, बल्कि एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर जो है इकट्ठे होकर काम करना चाहिए ताकि दहशतगर्दी से पाक किया जा सके मुल्क को। जी अनम, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। हमारी जितनी सियासी पार्टियां हैं, पीपल पार्टी है, बड़ी बड़ी पार्टियां MQM और ये मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ, इनमें से अगर मैं इनको कैटेगराइज करूं तो मुझे दहशतगर्दों के बारे में जो पॉलिसी और जो तशरीह सबसे अच्छी लगती है वो मुझे बिलावल की लगती है, जो है पीपल पार्टी जरदारी साहब की लगती है, रहमान मलिक की लगती है, शेरी रहमान की लगती है। ये जब ये लोग बयान देते हैं तो इससे साफ पता लगता है कि ये उनके साथ मुकाबला करना चाहते हैं इन जो दहशतगर्दों के साथ। मैं इनको कहूँगा गद्दार, बदमाश, दहशतगर्द, मुल्क को लूटने वाले। मैं कहूँगा हर जो लफ्ज़ जो डिक्शनरी में आपको मिलेगा, आप इनके लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ऐसे जमातों के लिए जो मुल्क को नुकसान पहुँचाती हैं, इंसानी जानों से खेलती हैं, उनके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा। देखिए, मज़ाकरात करना दहशतगर्दों से जो इंसानों की जानें लेते हैं, इसकी मुझे समझ नहीं आई, कभी भी आज तक समझ नहीं आई। LTTE होती थी, लिबरेशन टाइगर्स तामिल इलाम, श्रीलंका की, उसके साथ कितने साल 22 साल फाइट की है श्रीलंकन गवर्नमेंट ने और उनको नीस्तो नाबूद कर दिया। वो ख़त्म हो गई है 15 साल से, हम हमेशा सुनते थे। और आयरिश रिपब्लिकन आर्मी होती थी आयरलैंड की, उसके साथ बरतानिया ने मुज़ाकरात किए थे क्या? उनको ख़त्म कर दिया था। ख़त्म करने के बाद मुज़ाकरात करते हैं कि यहाँ तो ये कहते हैं जी आप हथियार डाल दो, दहशतगर्दों को हमारी हुकूमत कहती है हथियार डाल दो और कौमी धारे में आ जाओ। क्या नॉनसेंस है ये? आपके अपना उनसे के साथ आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। सिर्फ एक पीपल्स पार्टी है जो कहती है कि इनके साथ जो कुछ भी आपने मुज़ाकरात किए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, मुसल्लह अफवाज हर जगह शामिल है, ये आप ज़हन में रखिएगा। इमरान खान की, शेख रशीद की कोई हैसियत है, कोई वक़्त नहीं है। एक छोटा सा मामूली से सफ़ीर भी आता है ना किसी मुल्क का यहाँ लगता है पाकिस्तान में, तो वो भी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को पहले सलाम करता है, जाके उससे मिलता है। हमारी सियासत, हमारे जो सियासतदान है वो किसी खाते में नहीं आते। इनसे मैं मुसल्लह अफवाज से कहूँगा कि हमने जो खालिद टैंक बनाया है, बाबर 1 मिसाइल बनाए हैं, हमने जो एटम बम बनाया है, हमने जो इतना कुछ फ़ौज ने पाकिस्तान के लिए जो कुछ बनाया है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसको इस्तेमाल करें। इनको करार वाकई जो है ना, जो रेंजर्स हैं और जो दूसरे रियासती इदारे हैं उनको ऐसा जदीद असला दिया जाए कि उनके हाइड आउट्स, उनके सारे के सारे ठिकाने तबाह कर दिए जाएं। मुज़ाकरात का कोई माने नहीं है इन लोगों के साथ। ये निहायत आवाम के साथ जलालत है। अगले क़यामत तक इनसे जान नहीं छूटेगी अगर आप इनसे मुज़ाकरात करेंगे। इनको नीस्तो नाबूद कर दिया जाए। तो हाँ, सियासी जमातों में सिर्फ पीपल्स पार्टी है, जी हाँ, सियासी जमातों में सिर्फ पीपल्स पार्टी है जिसने मुकाबला किया और जाने दी अपने ख़ानदान की, और अभी भी वही स्टांस है उनका। मुल्क को पाक तो उन्होंने आर्मी नहीं किया ना, फोर्सेज ने हमेशा जो है बेड़ा उठाया मुल्क का। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। जी बताइएगा मामला साहब, जो नूर मुकादम कातिल केस है उस हवाले से ज़रा बताइएगा कि ज़ाहिर जाफिर को जो है सज़ा मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। देखें अन्ना, मैं तो क्लियर हूँ कि इस वतन अजीज़ में जितने भी माफियास कातिल, अब कराची में मैं देखता हूँ पुराने द्वार को, तो मेरा ख्याल है कि रोज़ाना 50, 60, 70
कई दिनों में 100 तक फिगर गया जो बंदे जो है वहाँ टारगेट किलिंग में जो है मौत के घाट जिनको उतारा जाता था। मुझे बताएं कि इस पाकिस्तान में 250 बंदा बल्दिया फैक्ट्री में जला दिया गया, सबको पता है। और 12 मई जब इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था, जब वहाँ गया तो कितनी शहादतें हुई, वकला को जलाया गया। जी। कुछ सजा हुई किसी को? बेनज़ीर जब कत्ल हुई इधर ये लियाकत बाग में जी, तो जो जलाओ गिराओ अरबों खरबों का नुकसान कर दिया। सूबा सिंध ऐसे था, थानों को आग लगा दी गई, रेलवे स्टेशन, एटीएम, कोई बिल्डिंग, कोई गाड़ी सलामत नहीं। कोई सजा किसी को हुई? साने मॉडल टाउन आपके सामने है, सबके सामने गोलियां मारी हैं। को अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, खाना नहीं खाते, रोटी को चोची कहते हैं। कोई सजा हुई किसी को? सानिया साहिवाल आपके सामने, इसे गवर्नमेंट के अंदर हुआ, दिन दिहाड़े छलनी किया गोलियों के साथ। क्या हुआ है? मुल्क आपका मुझे बताएं कि जब टूट गया, 2 हिस्से हो गए, हमूदुर रमीन कमीशन आप पढ़ें तो उसके मुताबिक किसी को जजा और सजा। जिस एबटाबाद कमीशन बना, कितने कमीशन बने हैं? कमीशनों ने क्या दिया इस मुल्क को? ओ भाई, जब सजा आपने नहीं देनी, सजा किस लिए नहीं देते? उसकी वजह ये है, मजबूरी ये है यहाँ कि हर साने के पीछे बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं। और बड़े मगरमच्छ, ये करप्शन जो है ना, करप्शन का नाला इस तरह है कि इनके आप रिश्ते देखें कि एक का भाई अगर नून लीग में है तो दूसरा पीटीआई से निकलेगा, एक भाई नून में है दूसरा पीपल पार्टी से निकलेगा। कोई रिश्तेदारी इनकी देखें, कोई ब्यूरोक्रेसी में रिश्तेदारी हैं, फिर मिलिट्री में रिश्तेदारी हैं, फिर जुडिशरी में रिश्तेदारी हैं। जब एक किसी मगरमच्छ को पकड़ते हैं और कोशिश करता है अदारा कि इस मुल्क में जो है वो इंसाफ हो, जब खींचते हैं वो नाले को क्रैश हो, तो बहुत से लोगों की शलवारें नीचे उतरती हैं। वो कोई भाग के आ जाता है कि मेरा भाई बीच में आ रहा है, किसी की बेटी बीच में आ रही है, किसी का भाई आ रहा है, किसी का बाप आ रहा है, किसी का चाचा आ रहा है। तो ये एक ही करप्शन क्लब है। जब तक ये बड़े हेडों से ये पूरा मुल्क लूट के ले गए, मुझे बताओ, वो आप सिरे माल से शुरू हो जाए, पनामा लीग पे, फिर पंडोरा पेपर पे, फिर एवन फील्ड पे, मुझे बताइए कहाँ लोग? तो अब ये एक कत्ल, यहाँ तो हजारों की तादाद में कत्ल हुए और सरेआम हुए, तो इसकी तो श्वास ले रहे हैं, कर रहे हैं। अभी ये सारी दुनिया को पता है वो ड्रामे जो कर रहा है, कभी जनाब स्टेजर पे आ रहा है, कभी कुर्सी पे आ रहा है, कभी बगड़ बगड़ कर रहा है उधर, सबको पता नहीं ये निजाम आपका। क्या कहेंगे कि नूर मुकद्दम का केस में मेडिकल टीम ने उसे फिट भी करार दे दिया, लेकिन जिस तरह के मांडला साहब का कहना है कि कभी स्ट्रेचर पे आता है, कभी चेयर पे आता है, व्हील चेयर पे आता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या मामला है और जो है इसका क्या इख्तिताम नजर आता है आपको? देखिए जी, कोई भी मुजरिम जो है तो वो तो सेहत जुर्म से इनकार ही करेगा हमेशा। और जिस तरह आपने उस्मान मिर्ज़ा के हवाले से पिछले दफ़ा हमने प्रोग्राम किया, तो वो भी लड़की ने और लड़के ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, उस्मान मिर्ज़ा गैंग को। लेकिन जहाँ पे इस किस्म के वाक़यात हैं, अब ये बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं, इनकी मांडला साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। जितने बड़े बड़े केसेस होते हैं वो उनको राह निकल जाती है, उनकी कहीं ना कहीं से किसी रास्ते से वो बाहर निकल जाते हैं। उसमें अदालतों के कई दफ़ा होते हैं कि कसूर होता है, कहीं पे हम देखते हैं कहीं वोकला उनको ऐसे मिल जाते हैं जो कोई ना कोई कानूनी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठा के जो है उनकी जान छुड़वा देते हैं। और ये ड्रामेबाजी तो पहले दिन से कर रहा है। ये थोड़ा सा नफसियाती तो है, क्योंकि उसके जब इंसान जब किसी को देखता है ना, किसी डेड बॉडी को, उसका मर्डर का जो अटैम्प्ट होती है, जो मर्डर देखते हैं इंसान, तो उससे उसकी नफ्सियात का भी पता चलता है उस शख्स की कि उसने किस तरह उसको कत्ल किया है। आप अगर कोई भी कत्ल का बता दें कि ये उसको इस तरीके से मारा गया है, तो उसकी कम से कम 50% माहिर नफ्सियात होने के ना होने के बावजूद भी मैं बता दूंगा कि इस शख्स का नफ्सियाती तवाज़ुन किस हद तक उसके ख़िलाफ़ था या कितना ये बिगड़ा हुआ था। उसके औजार से, उसकी शिद्दत पसंदी से पता लग जाता है कि इंसान ज़हनी तौर पर बहुत शिद्दत पसंद था वो। और उस शख्स ने अभी स्ट्रेचर पे आया है कल, और वो अब ड्रामे तो कर रहा है, उसको ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं उसके वकला के वो जहनी मरीज़ है। तो चलो जहनी मरीज़ भी अगर वो साबित हो जाए तो फिर भी उसको पागल खाने के हॉस्पिटल में 13-14 साल तक उसको रखें, उसका ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि ये बड़ा जुल्म है। देखें, आपका सवाल बिल्कुल बचा है कि इसको सज़ा होगी या नहीं होगी, आगे क्या होगा। मैंने एक दफ़ा एक शेक्सपियर की कहानी पढ़ी थी, उसने लिखा था
कि एक जो है बादशाह था, उसके जुल्म सिस्टम से तंग आ गए, आवाम तो उठ खड़े हुए और उसके लीडरान उसको लेके चले, और ऐसा लगता था आवाम को कि हमारे लीडर हमारे साथ हैं, तो अब हक को फतह हासिल होगी और बादशाह की जो बातिल हुकूमत है वो ख़त्म होगी। तो वो अब शेक्सपियर आगे लिखता है कि ये जो बादशाह था उसने उनको बंदों को तोड़ लिया एंड पे, जब वो शिकस्त खाने लगा तो आवाम के जो नुमाइंदे थे उनको तोड़ के अपने साथ शामिल कर लिया और वो तहरीक दब गई और वो फिर मज़े से हुक्मरानी करने लगा। उसके बाद उसने बड़ा खूबसूरत एक जुमला लिखा शेक्सपियर ने, उसने कहा कि इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि हक जीते और झूठ हारे, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में हमेशा ऐसा नहीं होता कि सच को फतह हासिल हो और झूठ शिकस्त खाए, क्योंकि हकीकी ज़िंदगी में अक्सर औकात झूठ को फतह हासिल होती है। तो ये बात एक तरह से बिल्कुल फिट आती है सारे माशरों में, हमारे माशरे में ख़ास तौर पर, कि ताकतवर जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये लाखों सालों से हज़ारों सालों से ये जो ज़रूर मिसल बनी हुई है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अभी कुछ बहुत ऐसी एविडेंसेस आ गई हैं इनके पास और उसके ख़िलाफ़ अभी तो ये काबीना भी ये मंजूर हो गया है नए क्रिमिनल लॉज जो हैं कि अभी इसकी ट्रायल कितना सा चलेगा, और ये जो शहादत है एडमिसिबल होगी, इसमें वीडियो, वॉइस मैसेजेस और व्हाट्सएप पे जो कुछ मटेरियल होगा इसको भी जो अदालत जो है अब देखेगी, और ये मैं समझता हूँ कि इनको सज़ा होगी उस्मान मिर्ज़ा के हवाले से भी और ज़ाहिर जाफर के हवाले से। जी माला साहब बताइएगा कि जो सोशल मीडिया पर आजकल ट्रेंड चला हुआ है, टॉप ट्रेंड बात भी हो रही है ये कि जो है जमहूरी निज़ाम ख़त्म करें, मतलब ख़त्म हो गया है और सदारती निज़ाम को लेके आए, तो आपको क्या लगता है कि जमहूरी निज़ाम जो है फेल हो गया, इस हवाले से बताइएगा। देखिए बात यह है ना, सबसे पहली बात कि जो प्रेसिडेंशियल निज़ाम, सदारती निज़ाम और पार्लियामेंट्री निज़ाम दोनों जमहूरी निज़ाम है, और दोनों निज़ाम पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, और जो 75% दुनिया में सदारती निज़ाम काम कर रहा है, और 25% जो है ना दुनिया पूरी में पार्लियामेंट्री निज़ाम है, और तमाम ममालिक में दोनों निज़ाम बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बदबख्ती ये है कि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, इसमें अगर देखें तो 1973 से लेकर आज तक 1774 सदारती आर्डिनेंस जारी हुए हैं, जिनमें 63% के करीब तो 2 डिक्टेटरों जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ के दौर में, और बाकी सारे इन जमहूरी और पार्लियामेंट्री निज़ाम पार्लियामेंट के होने के बावजूद ये सारा निज़ाम चाहते हैं कि हम अपने ऑर्डिनेंस के साथ चलाएं। पार्लियामेंट मौजूद है, वज़ीर आज़म इमरान खान कितना पार्लियामेंट में जा रहा है, नवाज शरीफ था तो वो कितना पार्लियामेंट में जाता था, या पीपल पार्टी है तो मुझे बताएं कि सारा निज़ाम होने के बावजूद अपनी कबीना में नून लीग, पीपल पार्टी और अभी मौजूदा PTI, तीनों में आप देखें कि नॉन इलेक्टेड कितने इन्होंने अपने मशीर और वजीर बनाए हुए। इसका मकसद ये है कि इनकी ज़हनी सोच वही है। ये प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान है, इन्होंने तैब हुकूमत में आने से पहले एक इंटरव्यू में ये इकरार भी किया कि जो सदारती निज़ाम है वो बेहतर है कदरे पार्लियामेंट्री निज़ाम के। तो उसमें एक तो ये बात है दुनिया को भी समझ है, अवाम पाकिस्तान को समझ है कि ये जो जमहूरी निज़ाम है ना हमारा, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें आप नस्ल दर नस्ल गुलाम है। ये जितना माफिया बैठा है असम्बली में या टाइकून बड़े बड़े बाहर, वो कतन इस निज़ाम से हटने नहीं देंगे। उसकी वजह ये है कि जब ये निज़ाम है तो इस निज़ाम के तहत क्या होता है, बाप के बाद बेटा, बेटी, भाई, बहन, भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी, समधी, तमदी, सारा टब्बर जो है ना वो हुक्मरान होता है ना होने के बावजूद। तो अगर ये निज़ाम पार्लियामेंट्री सिस्टम ख़त्म हो जाता है और ये ब्लैकमेल ख़त्म हो जाती है, ये क्या कौन सा निज़ाम है मुझे बताएं। ये कोई निज़ाम है कि वो एक बंदे के लिए आप कहते हो कि मैं इसको चपड़ासी ना रखूँ तो वज़ीर दाखिला लगा देते हो, एक को कहते हो ये पंजाब के सबसे बड़े डाकू। ये मजबूरी इस निज़ाम की है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को ये पहले भी अंदाज़ा था, लेकिन जब इस निज़ाम के होते हुए उसने इक़्तिदार लेना था तो उसको उन जो पुराने पापड़, बड़े बड़े मुकदमात, बड़े बड़े माफिया में उनका शुमार, उन सब को जो है ना वो साथ मिला के हुक्मरानी करनी पड़ी। उसकी वजह कि आपका निज़ाम इजाज़त नहीं देता। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क को ज़रूरत है सदारती
के साथ इस्लामी सदारती निज़ाम। उसकी वजह ये है कि सदारती निज़ाम जो है ना वो तकरीबन थोड़ा इस्लाम के करीब तरीन निज़ाम है, और एक बंदे के पास है वो अपनी कबीना वैसे भी तो बाहर से मंगवाते हैं ना, वज़ीर ख़जाना बाहर से मंगवा लेते हैं, मशीर कौमी सलामती देखो मेहदी यूसुफ बाहर से बुलाया, गिल। भाई मुझे बताओ ना कि अगर आपने ऐसे ही बनाने हैं तो बेहतर यही है। पीपल पार्टी भी यही करती थी, नून लीग भी यही करती थी, नवाजने के लिए किसी को मशीर, किसी को कोऑर्डिनेटर, किसी को कुछ। वो भाई ये है कि काम जो है ना सदारती निज़ाम में आपने करना है और आपने अपना मुल्क चलाना है। और मुल्क के जो मसाइल हैं वो मसाइल इतनी हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि आपको इस निज़ाम जमहूरी पार्लियामेंट्री निज़ाम को गिराना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा और नया निज़ाम बनाना पड़ेगा, तब आकर जो है ना आगे बढ़ेंगे, वरना जो है ना आप पीछे चलते जाए। सही। एडवोकेट सईद शहरयार, मैं आपकी तरफ आती हूँ, बताइएगा कि जो साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद हुआ है, उस हवाले से जो मामला चल रहा है उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। बस जी वो जो अपने ही खुद आप अपने जाल में सयाद आ गया। मुस्लिम की नून के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने ये साजिश की थी क्योंकि इनकी जो है ना जो माजी है वो बड़ा दागदार है मुस्लिम लीग नून का। इन्होंने जस्टिस शाह जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके भी सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला करवाया था। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि जस्टिस कयूम वाली वीडियो शहबाज शरीफ के साथ है कि भाईजान कह रहे हैं कि इनको सज़ा दें, और वो बेनज़ीर के हवाले से थी जस्टिस क्यूम की वीडियो। फिर अरशद मलिक की वीडियो आई है, वो भी इन्हीं का खुर्रे उधर से मिलते हैं रायविंड पे। तो ये इसने जो राना शमीम है, इन्होंने 2 दिन के बाद जबकि हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था मरियम नवाज़ का, उससे 2 दिन पहले जंग और न्यूज़ में ये ख़बर छपवाई है और सबको पता है। और इतना बेजलील हुए हैं मुस्लिम लीग नून और राना शमीम इस हवाले से। अतर बिल्ला जो चीफ़ जस्टिस हैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद के, उन्होंने इसका नोटिस ले लिया और उन्होंने उसको बुलाया। उन्होंने साफ वाज़ेह तौर पर कल की हेयरिंग में कहा है कि ये सब अब मेलाइन करने की कोशिश थी, हाई कोर्ट को टारगेट करने की कोशिश थी। 2 दिन पहले 2 दिन बाद केस लगा हुआ था, आप उस केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। उन्होंने फर्द जुर्म आयद कर दी है कि ये जब तुमने राना शमीम से बोला है कि क्यों नहीं उसको रोका, अगर ये स्टील एफिडेविट था तो इसको छपने से क्यों नहीं रोका और 2 दिन पहले ही क्यों छुपाया। और इसमें आपका जो है आपने बदनाम करने की कोशिश की है। साकिब निसार के हवाले से उन्होंने उसमें कहा कि मुझे उन्होंने ये कहा था कि इनको इलेक्शन पहले 2018 से पहले इलेक्शन में नहीं जीतने देना, इनको बाहर नहीं निकलने देना। तो ये अभी बहुत बुरी तरह फंस गए। सहाफ़ियों को इसलिए अतरबिल्ला साहब ने थोड़ी सी छूट दे दी कि वो कहते हैं कि अभी ये इसकी शेयरिंग चलेगी, प्रोसीडिंग्स जब चलेगी तो उसके बाद देखेंगे कि ये दानिस्ता तौर पर अंसार अब्बासी मीर शकीरुर रहमान का ये मूव थी कि अखबारात में ये खबर छपवाई जाए। ये अगर दानिस्ता थी तो फिर हम जो है ना इन पे नोटिस लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं अच्छी तरह मेरे जहन में ये बात है कि अतरबिल्ला साहब बहुत ज़हीन और बड़े काया किस्म के चीफ जस्टिस हैं। वो सब समझते हैं कि ये चाल है मीर शकीरुर रहमान की और अंसार अब्बासी साहब की, क्योंकि उनकी जो अखबार है वही इस किस्म के मुल्क दुश्मनी के और जस्टिस अदलिया को बदनाम करने के, हकूक़ों को ख़राब करने के, ये वही खोलते हैं। पनामा लीक्स हो जाए और ये दूसरी जो भी उमर चीमा ने केस खोला था, फिर ये 2-3 बड़े अखबारात हैं, डॉन है जिसमें वो सेरल अल्मेडा ने पेंडोरा बॉक्स के हवाले से, पनामा लीक्स के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें जो बताई डॉन। लेकिन डॉन भी मुल्क दुश्मनी में बहुत आगे हद तक खबरें स्टोरी छाप देता है। मुल्क दुश्मनी में इस हवाले से कहूँगा कि ऐसी खबर जिससे मुल्क का तशख़्ख़ुस ख़राब होता हो, जिससे फ़ौज हमारे बदनाम होती हो, जिससे रियासतें से ये तासुर जाए कि ये रियासत सपोर्ट करती है दहशत गर्दों को, वो कोई भी ऐसी खबर छापेगा तो मुल्क दुश्मनी के ज़ुमरे में आएगी। देखें अब हामिद मीर ने जो एक बात कह दी थी जर्नैल के हवाले से 28 मई को, जो कि यौम तकबीर है पाकिस्तान में, 28 मई को इसने एक प्रेस क्लब में कह दिया असद तूर है गालिबन कि उस पे जो हमला हुआ है तो ये फ़ौज ने या ISI ने कराया है। तो उसको लेके पूरी बैनुल-अक़वामी बॉर्डर्स, जर्नलिज्म विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंडिया ने और पूरी दुनिया ने आहो बका मचा दी थी कि ये देखो ये हमारी जो ISI और हमारी हुकूमतें क्या करती हैं, रियासती सरपरस्ती हासिल है दहशत गर्दों को, नॉन स्टेट एक्टर्स को। तो ये बहुत ही ख़तरनाक मंसूबे होते हैं जिसमें ये काबू में आ जाते हैं। फिर वो उसको जो बुनते हैं ना ऐसे कार्रवाइयाँ का। अब राना शमीम के लिए जान बचानी मुश्किल हो गया। वो कहता है जी मैं कराची में रहता हूँ, मेरी फरवरी मार्च में तारीख दे दें। तो उसने कहा कि आपको 15 फरवरी को आप हाजिर हो जाएं। फिर कहता है जी मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर और
इनको आपने क्यों आपने मुझे पकड़ा है, आपने अतर मिनल्ला साहब को कहता है आपने ज़हन बना रखा है मुझे सज़ा देने का, तो फिर ठीक है, रोने लग गया ना वहाँ। मुझे आज अभी आप यहीं पे सज़ा दे दें अगर आपने ज़हन बना रखा है, तो मैं अपने वकील को भी कह देता हूँ कि मत अपीयर हो, मत आए कोर्ट में। तो ये ड्रामे हर शख्स करता है। अब आप देख लें राना शमीम, उसका लेवल देखें और अब उसका मकाम देखें कि किस बच्चों की तरह रो रहा है अदालत में आके और झूठ बोल रहा है कि मैंने कभी भी इस किस्म की बात नहीं सोची थी। भाई उन्होंने 9 चार्जेस फ्रेम किए हैं, उन्होंने कहा है कि आप जिम्मेदार हैं, और वो एफिडेविट वो नोटराइज कराया गया वहाँ पे। किस तरह पहुंचा अंसार अब्बासी को और किस तरह इसने इजाज़त दी, इतनी बड़ी खबर लगाने से पहले मीर शकील रहमान को सारा बताया जाता है। और ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये जो अखबार है दी न्यूज़ और जंग, ये जंग के बारे में और जियो न्यूज़ के बारे में तो हमने ये सुना था कि 2001 में कि एक ऐसा चैनल आ रहा है, जियो का चैनल आ रहा है, जियो, तो उसका नाम जियो चैनल है। तो हमें किसी ने ये बताया था कि ये जियो को चेंज कर रहे हैं ताकि इससे डायरेक्ट यहूदियों का तासुर मिलता है। ये जियो है, जियो नहीं, इसको आप जियो बोला करेंगे। तो ये जो मुल्क दुश्मनी के हवाले से आप 15-20 साल का पुराना रिकॉर्ड देख लें, फ़ौज, रियासत और मुल्क दुश्मनी, जितनी खबरें छपेंगी, जिसने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, जिसमें फैटफ के हवाले से हम पर जो ऑब्जर्वेशंस लगी और हम ग्रे लिस्ट में आए हुए हैं, वो सब के सब यही साफ़ी लोग हैं जिन पे अभी अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हम आपको अभी फर्दर जुर्माइद नहीं करते। मेरा ख्याल है वो करनी चाहिए थी। सही। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान अनम नकवी को। अल्लाह हाफिज़।